हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कल हमने एक खास वजह से उत्तराखंड वाला जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो नहीं पढ़ा था। उसके बजाय हमने डिस्कस किया था गायरोकॉप्टर के बारे में, जो उत्तराखंड की टूरिज्म पॉलिसी को बूस्ट देता है। वापस लौटते हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री को समझते हैं। छोटा सा पीरियड रखते हैं एक। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत के इतिहास को 3 पार्ट में अगर बांटा गया है, तो उत्तराखंड के इतिहास को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक, तो आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में। ठीक है, लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को समझने के लिए उत्तराखंड का, उसको भी हमें 2 भागों में देखना पड़ता है। कि एक प्राचीन काल तो हमको बताता है पौराणिक ऐतिहासिक काल के संदर्भ में उसको रखा जाए, जिसको हम आद्य ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं। ठीक, इस पीरियड की अधिकतर जानकारियां हमें पुराणों से मिलती हैं, वेदों से मिलती हैं, ब्राह्मणों से मिलती हैं। इस वजह से इसको पौराणिक ऐतिहासिक काल के रूप में रखा जा सकता है। प्राचीन काल का ही जो दूसरा पीरियड है उसको हम कह सकते हैं उसका हिस्टोरिकल पीरियड, जो इसके बाद शुरू होता है। जिस तरीके से इंडिया की हिस्ट्री को हमने एंशिएंट इंडिया में पौराणिक और ऐतिहासिक काल में नहीं बांटा, इस केस में हमें अपनी सुविधा के लिए इस पार्ट में बांट लेना चाहिए कि उत्तराखंड की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको भी 2 भागों में देख लो। एक तो है पौराणिक और एक है ऐतिहासिक, यानी कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जहाँ से मिलने शुरू होंगे उन राजाओं के सपोर्ट में, उनके द्वारा जारी किए गए सिक्के, उनके द्वारा स्थापित किए गए अभिलेख, इस प्रकार से। तो उसको तो हम देखेंगे ऐतिहासिक काल में। ठीक, आज हम देखते हैं इसको किसमें, पौराणिक ऐतिहासिक काल इसका क्या कहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पौराणिक इतिहास काल से ही हमें उत्तराखंड के 2 भाग देखने को मिल जाते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं के फॉर्म में। देखो, गढ़वाल की जानकारी हमें इन सब चीज़ों से मिल रही है, वेदों से, ब्राह्मण ग्रंथों में, पुराणों से, रामायण महाभारत, इन सब में गढ़वाल क्षेत्र का जिक्र है। और वेदों में तो इसको देवभूमि, पर्णभूमि, ये सब इत्यादि बातें इन सभी ग्रंथों में कही गई है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें कुमाऊं की, तो कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख वेदों और ब्राह्मण में ना होकर एक पुराण में हुआ है जिसका नाम है स्कंद पुराण। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी कि कुमाऊं का जो अधिकतर उल्लेख हुआ है वो हुआ है स्कंद पुराण में। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया, इसको मानस खंड कहा गया है। केदार खंड अर्थात गढ़वाल वाला पार्ट, मानस खंड अर्थात कुमाऊं वाला पार्ट। 2 बातें याद रखेंगे। एक पर्वत है चंपावत में कांतेश्वर नाम का, जहां पर मान्यता है कि विष्णु ने एक अवतार लिया था, कछुए का अवतार लिया था। और ये जो पर्वत है ये कछुए की पीठ की भांति दिखाई पड़ता है, इसीलिए कांतेश्वर। कालांतर में इस कांतेश्वर को कुर्मांचल कहा गया और इसी कुर्मांचल से डिराइव होकर शब्द निकलकर आता है कुमाऊं। ये पर्वत किस तरफ है, उत्तराखंड का मैप आप अगर आप देखेंगे तो आपको चंपावत जिला दिखाई देगा, वहां पर है। तो शुरुआत में जाहिर सी बात है कि कुछ ही क्षेत्र को हम कुमाऊं कहेंगे, लेकिन बाद में इसका विस्तार देखेंगे, अल्मोड़ा तक पूरा हो जाता है। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में हम इसको भी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि मामला क्या है। तो देखते हैं हम कि पुराणों में ही सही इनका जिक्र हमें वेदों, ब्राह्मणों, पुराणों और स्कंद पुराण में इस प्रकार से अलग अलग रीजन के रूप में देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ से भी कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गढ़वाल रीजन की। ये गढ़ क्या है। ठीक है, देखिए ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जिन्होंने उत्तराखंड इससे पहले कभी नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं बड़ी ही बुनियादी बातें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत समझना कि मतलब ये तो पता ही है करके। दरअसल ये उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है जो उत्तराखंड पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए कुछ बेसिक बातें
उस शब्दों का मीनिंग क्या होता है, गढ़ का मतलब क्या होता है, तो मैं उनको ध्यान में रख के बता रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे इसमें भी लेवल बढ़ाया जाएगा। ठीक, गढ़ का मतलब होता है किले, ये आप जान लीजिए। गढ़ का मतलब क्या होता है? किला होता है। ठीक, 52 गढ़ों का उल्लेख मिलता है हमको। इसका उल्लेख मिलता है 52 गढ़ों का। इसी कारण इसको बाद में गढ़वाल कहा जाने लगा। एक बाद का शासक है विजयपाल, सॉरी 52 गढ़ों की विजय पाल शासक अजयपाल का नाम मिलता है। आई एम वेरी सॉरी, नाम ऐसा लग रहा था विजयपाल जैसा, अजयपाल है, सॉरी, ने करी 52 गढ़ों की विजय, और इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? गढ़वाल पड़ गया। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो छोटे किले होते हैं उनको गढ़ कहा जाता है। कितने गढ़ों का उल्लेख है? 52 गढ़ों का उल्लेख है। किसने जीता है? पाल शासक अजयपाल ने जीता है। इसी कारण इसको बाद में क्या कहा जाने लगा? गढ़वाल कहा जाने लगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ जो हैथे वंशी राजपूतों के हैं, 636 फोर्ट्स, तो उस नाम से क्या है? छत्तीसगढ़ है ना। ऋग्वेद के अनुसार राजा शंबर के 100 गढ़ों को इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। अब देखिए, क्योंकि ये पौराणिक कथाओं से निकाली गई कहानियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो हमको हमारे पास जो पात्र होंगे वो इंद्र, मित्र, सुदास, अग्नि, वरुण, इन्हीं देवताओं के नाम आने चाहिए, आ भी रहे हैं। तो इंद्र, जिसको पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में, वो तो गढ़ों के सर्वनाशक थे ही, इसीलिए तो पुरंदर कहा गया था। इनको गढ़ तोड़ने में बड़ा मजा आता है। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने ही तो सिंधु घाटी सभ्यता के गढ़ों को तोड़ा था, पुरों को तोड़ा था, इसीलिए क्या कहलाए? पुरंदर, वन हु डिस्ट्रॉयज द फोर्ट्स, ओके, ने नष्ट किया था। सृष्टि का प्रारंभ यहीं से माना गया है, ऐसा माना जाता है। पौराणिक कथाओं से अगर हम संदर्भ उठाते हैं तो हमको ये कहना पड़ता है, माना जाता है। इस क्षेत्र के प्राणागाम नामक स्थान में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा करी, और माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत फिर से यहीं से हुई है। इनमें से कुछ ऋषि के नाम लिखे हैं, मारीच, गुरु, अंगिरा ऋषि, आत्री ऋषि, अगस्त्य, भृगु। तो ये 7 ऋषि हैं जिन्होंने अपने प्राणों की रक्षा करी, और संभवतः माना गया कि सृष्टि यहां से शुरू होती है। ओके, तो ये कुछ जानकारी गढ़वाल के संबंध में ये रही। इसी प्रकार गढ़वाल रीजन में ही हमें कई सारी गुफाओं का उल्लेख मिलता है। भाई, किसका उल्लेख मिलता है? गुफाओं का। और इन गुफाओं में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई। यहां से भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है गुफाओं के नाम। ये नारद, गणेश, मुचकुंद, स्कंद, ये गुफाएं हैं, और संभवतः इन्हीं में गुफाओं में वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। गढ़वाल के संबंध में ये जानकारियां हमको पौराणिक ग्रंथों से मिल रही हैं। अभी हम ऐतिहासिक वाला पार्ट नहीं पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वन पर्व ऑफ महाभारत, देखिए जैसे रामायण है ना, रामायण का जो डिवीजन है वो इस नाम से किया गया है, बाल कांड, अयोध्या कांड, है ना, किष्किंधा कांड, आरण्य कांड, लंका कांड, इस तरीके से। महाभारत में इसको पर्व में बांटा गया है। तो महाभारत के वन पर्व में हमें क्या जानकारी मिलती कि राजा की, जिसका नाम है पुलिंद राजा है, एक सुबाहु, उसकी राजधानी थी श्रीनगर। और इस सुबाहु नाम के राजा ने, जैसा कि महाभारत में विदित है, किसने पांडवों की ओर से युद्ध में हिस्सा लिया था, जो महाभारत वाला युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है हमको महाभारत के वन पर्व से। और भी कुछ बात मिलती है हमको, बद्रिकाश्रम का नाम मिलता है, कण्वाश्रम का नाम मिलता है, इन्हीं जगहों के बारे में उल्लेख मिलता है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रसंग भी यहीं से मिलता है हमको। उनके पुत्र भरत की जानकारी मिलती है। कालिदास की जानकारी मिलती है कि कैसे उन्होंने कण्वाश्रम के पास मालिनी नदी के तट पर अभिज्ञान शकुंतलम की रचना करी। ये सारी जानकारी मिलती है। अर्थात जो भी तपस्वी रहे होंगे, जो भी ध्यान साधना में विलीन रहते होंगे, उनको उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है जो काफ़ी शांत था, यहाँ उनको तपस्या करने का पूरा पूरा अवसर मिलता था। इसीलिए शायद इस क्षेत्र को देवभूमि भी कहा गया है।
पांडव यहीं से आगे स्वर्ग के रास्ते में चले जाते हैं, ये भी जानकारी हमको पुराणों से ही मिलती है, इन पौराणिक ग्रंथों से मिलती है। ठीक। अच्छा, प्राचीन काल में ही जब हम आगे बढ़ते हैं कुमाऊं वाले क्षेत्र को कवर करते हुए, क्योंकि कुमाऊं का पोर्शन इसमें उतना ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुमाऊं वाला क्षेत्र उन दिनों जो हम जिस प्राचीनता की हम बात कर रहे हैं उसका क्षेत्र काफ़ी छोटा था, यानी कि कांतेश्वर पर्वत के आसपास वाला। वहाँ हमें कई प्रकार की जातियों के निवास होने की पुष्टि मिलती है, जैसे कि नाग जाति यहाँ काफ़ी रहती थी, तो उनके समर्थन में, या कह सकते हैं उसकी पुष्टि हमें यहाँ से कई प्रकार के नाग देवताओं के मंदिरों से होती है। बेरी नाग नाम सुना होगा आपने। कुलिंद शासक का उल्लेख मिलता है हमको, जो कि पहली राजनीतिक शक्ति के रूप में उल्लेख होता है हमको, और जो पहला राजा है वो है अमोघ भूति। तो इस तरीके से प्राचीन उत्तराखंड को पढ़ते हुए हम पौराणिक कथाओं को ध्यान में रख के जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रवेश हो जाएगा कहाँ पर? प्राचीन काल के ही ऐतिहासिक काल, जिसमें मुख्य रूप से हम अमोघ भूति जो कुलिंद वंश का शासक है इसकी पढ़ाई करेंगे। कैसे इस वंश का अंत हुआ और कैसे फिर कत्यूरियों का स्थापना होती है, इस प्रकार से भी समझने का इसमें प्रयास करेंगे। ओके, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और कल के लेक्चर का वेट करिए। लेक्चर छोटा है लेकिन शुरुआत में समझने के लिए इसको आप काफ़ी मानिए, और संबंधित पुस्तकें जो मौजूद हैं उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो कल लेक्चर को थोड़ा सा लंबा रखेंगे और इसके ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ जो भी चीज़ें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू, और पढ़ाई करते रहिए और वीडियोस को फॉरवर्ड भी कीजिए। कल मिलते हैं, टेक केयर।